नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं एक विषय के रूप में जो लोक प्रशासन है उसका विकास कैसे हुआ। और ये जो टॉपिक है आप पढ़ रहे हो जो एमपीपीएससी है, एमपीपीएससी के मेंस का पेपर 2। और पेपर 2 के अंतर्गत दो पार्ट है। पार्ट ए के अंतर्गत आप जो है 4 यूनिट पढ़ चुके हो, 5वीं यूनिट हमारी चल रही है। और पार्ट बी में हम पढ़ेंगे इसके बाद इकोनॉमी, जो कि एक प्रकार से जो इकोनॉमी और सोशोलॉजी दोनों चीज़ें वहाँ मिक्स होकर देखने को मिलती है। ठीक है, तो दोनों चीज़ हम पढ़ेंगे। तो अभी हमारी चल रही 5th यूनिट, और 5th यूनिट के अंतर्गत हम जो है ऑलरेडी इसके अंतर्गत कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं। यानी प्रशासन एवं प्रबंधन के अंतर्गत जो हमारा लोक प्रशासन चल रहा है उसमें हमने अर्थ, प्रकृति, महत्व के बारे में जान लिया। विकसित और विकासशील समाज में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है, उनकी विशेषता है, सारी चीज़ें हम यहाँ विस्तार से पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम अभी जो आज का जो हमारा टॉपिक है, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ है, किस किस प्रकार कौन कौन से चारण हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ विस्तार से देखेंगे। और कुछ अन्य जो लोक प्रशासन है अन्य देशों में, जैसे अगर बात करें ब्रिटेन की, ठीक है, इसके अलावा दूसरे जो है अमेरिका की, यूएसए की, और दूसरा भारत, तो इन सभी में हम एक प्रकार से कंपैरिजन करके देखेंगे वर्तमान में क्या स्थिति है इनकी। तो चलिए देख लेते हैं सारी चीज़ें हम यहाँ विस्तार से। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लावेल विद्वान, इनसे संबंधित यानी लोक प्रशासन संबंधित इन्होंने व्यापार के बारे में लिखा है कि यह प्राचीनतम कला और नवीनतम विज्ञान है। और यही बात लोक प्रशासन के बारे में कही जा सकती है। लोक प्रशासन की कला मानव समाज में उसके जो है आदिकाल से चली आ रही है। आदिकाल मतलब बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, जब आदि मानव जो थे वन में जीवन व्यतीत करते थे। और उस समय भी हम देखें तो उसमें इस कला के बीच एक प्रकार से निहित थे। मतलब उस समय भी हम अगर देखें जाकर तो हिस्ट्री में, तो हमको वहाँ पे प्रशासन मतलब जो लोक प्रशासन है उसका एक प्रकार से अस्तित्व देखने को मिलता है। और जो अस्तित्व है वह इसकी सहायता से ही अपनी उन्नति कर सका है। मतलब जो प्रशासन है उसकी सहायता से ही जो व्यक्ति है अपनी उन्नति कर चुका है। और इसके अलावा देखें तो जो शास्त्रीय विषय है उसके रूप में इसका विधिवत विवेचन और व्यवस्थित अध्ययन है वो हमको मुख्य रूप से अगर देखें तो 18वीं सदी में देखने को मिलता है, 18वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। हालांकि पहले से जो है प्रशासन अव्यवस्थित रूप से देखने को मिला था। ठीक है, तो अंतिम चरण में अगर देखें तो इसका जो है एक प्रकार से व्यवस्थित अध्ययन यहाँ प्रारंभ किया गया है। तो किस किस प्रकार से सारी चीज़ें हमको यहाँ देखने को मिलेगी वो हम यहाँ पे एक एक करके देखने वाले हैं। लोक प्रशासन का जो विकास है वो सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन काल में, और दूसरा देखेंगे आधुनिक काल में। ठीक है, तो लोक प्रशासन एक प्रकार की प्रबंध की प्रक्रिया है। ठीक है, एक क्या है, प्रबंध की प्रक्रिया है, और ये ज्ञान की एक पृथक शाखा है। तो हम बोल सकते हैं लोक प्रशासन जो है दोनों है, दोनों मतलब प्रबंध की प्रक्रिया भी है और ज्ञान की पृथक शाखा या विषय भी है। ठीक है, प्रबंध क्रिया के रूप में लोक प्रशासन उतना ही पुराना है जितना सामाजिक जीवन है। और प्राचीन समय की अगर बात करें तो प्राचीन समय में जो मिस्र है, मिस्र आप देख सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए इजिप्ट आपको दिखता होगा ये दिख रहा है इजिप्ट, मिस्र जिसे बोलते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं चाइना है, चाइना के बाद आप देख सकते हैं भारत, हमारा प्यारा भारत। उसके अलावा मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इधर साइड आप देख सकते हैं सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो इन सभी के अंतर्गत जो नदी घाटियाँ थी, नदी घाटियों के पश्चात क्या है, सभ्यता का विकास हुआ। सभ्यता के विकास के बाद ही उसी समय हम देख सकते हैं लोक प्रशासन का आरंभ होता हुआ नजर आता है। यानी कि हम बोल सकते हैं नदी घाटियाँ सभ्यता की प्राचीनतम जन्मभूमि थी, और इन घाटियों में ही लोक प्रशासन ने आरंभ में एक मूर्त रूप ग्रहण किया। और बात करें यहाँ पे मिस्र की, यानी नील नदी यहाँ देखने को मिलती है हमको अफ्रीका महाद्वीप में। तो नील नदी के जलमार्गों के नियमन की आवश्यकता के कारण केंद्रीय कर्मचारी तंत्र जो थे, प्रशासन की प्राचीनतम व्यवस्था का वहाँ विकास देखने को मिलता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा भर्ती की जाने वाली जो लोक सेवा है उसका विकास चीन में जो है, चीन में देखने को मिला। ये चाइना है, चाइना में हमको पूर्व एक प्रकार से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के समय ये देखने को मिला लोक सेवाओं में इसका प्रयोग। और प्राचीन भारत में प्रशासन की कला राजशास्त्र अथवा अर्थशास्त्र का अंग समझी जाती थी। और तथा जो गंगा और सिंधु नदी है, सिंधु घाटी है, उनके एक प्रकार से ग्राम समाज है, और जो गणराज्य हुआ करते थे, राजतंत्र हुआ करते थे, उन राज्यों में भी हमें इस बात के प्रमाण देखने को मिलते हैं। और वहाँ बहुत प्राचीन काल से ही एक पर्याप्त सुविकसित प्रशासकीय व्यवस्था विद्यमान थी। जैसे भारत के अंतर्गत ही हम देखें कुछ ग्रंथ है, रामायण है और महाभारत है। और कौटिल्य का एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीतिक जीवन और प्रशासन के बारे में पूरे नियमों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें भी हमको प्रशासन का कुछ जो है अस्तित्व देखने को मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लोक प्रशासन विषय का विस्तृत और व्यवस्थित ढंग से विवेचन किया गया है। उसमें शासन के विभिन्न पदाधिकारियों के कर्तव्यों और जो दायित्व है उनका पूरा विवरण दिया गया है। और जो सरकारी अधिकारी थे और लगान वसूली से जुड़े कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण के बारे में विस्तार से व्याख्या की गई है। इसके अलावा हम देखें तो प्राचीन यूनान के जो नगर थे
उनके राज्यों में मध्यकालीन सामंतवाद की अगर बात करें, सामंतवाद आप देख सकते हैं, सामंतवाद हमने पढ़े थे। सामंतवाद ने प्रशासन के क्षेत्र में एक अराजकतापूर्ण विकेंद्रीकरण का समावेश किया, परंतु उसके खंडित सूत्रों को हम देखें तो जो फ्रांस है, यूरोप के जो शहर है, मतलब जो एक प्रकार से यूरोप के देश है, यूरोप के देश फ्रांस है, इंग्लैंड है, और एक और चीज़ हम देखने को मिलती है प्रसा। प्रसा को बोलते हैं जो जर्मनी वर्तमान में, उसको पुराने समय में प्रसा, और अन्य इसमें भी शामिल थे, अन्य राज्य भी, मतलब अन्य जो देश है वो भी इसमें शामिल थे। तो प्रसा के अंतर्गत अगर देखें तो जो जर्मन राज्य है जिसके अंतर्गत उसकी राजधानी जर्मनी बर्लिन थी। वर्तमान में अगर देखें तो जर्मनी, पोलैंड, रूस, लिथुआनिया, डेनमार्क, बेल्जियम, ठीक है, और इसके अलावा चेक गणराज्य, ये सारी चीज़ हमको प्रसा के अंतर्गत देखने को मिलती वर्तमान में। परंतु पुराने समय में एक प्रकार का वो जर्मन राज्य हुआ करता था। तो इन सभी में हमको, और रूस में एक प्रकार से नया जो राजतंत्र है उसने जो है पुनः संगठित और समायोजित कर दिया, और राजा की जो सत्ता है उसके विस्तार तथा केंद्रीकरण का स्वाभाविक परिणाम यहाँ देखने को मिला। ठीक है, इसके अलावा जो प्रसा है, प्रसा यानी जर्मन राज्य संसार का सबसे पहला देश माना जाता है। ठीक है, संसार का सबसे पहला देश माना जाता है जिसने अपनी जो है लोक सेवा के कर्मचारियों को योग्यता व गुणों के आधार पर भर्ती किया, और इस प्रकार संगठित की जाने वाली जो लोक सेवा है उसकी सफलता ने देश, जो दूसरे देश है उसका ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया। धीरे धीरे कालांतर में क्या हुआ, उन्होंने ऐसी पद्धति का अनुसरण करना आरंभ कर दिया, और औद्योगिक क्रांति देखने को मिलती है 18वीं शताब्दी के समय। तो 18वीं शताब्दी के समय हमें क्या देखने को मिलता है, औद्योगिक क्रांति और लोकतंत्र के विकास के कारण प्रशासन के क्षेत्र तथा उसके कार्यों के बारे में अनेक जटिलताएं उत्पन्न हो गई, और विश्व युद्ध देखने को मिला। विश्व युद्ध ने प्रशासकीय जो समस्या है उसको और जटिल बना दिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि प्रशासन का जो संगठन है वह उसकी कार्यविधि पहले की अपेक्षा अधिक तकनीकी एवं काफ़ी कठिन यहाँ देखने को मिलती है। अब आर्थिक संकट, सामाजिक न्याय तथा जो सामाजिक सुरक्षा उससे संबंधित समस्याओं के निराकरण का भार लोक प्रशासकों पर आ पड़ा। तो इस प्रकार से कुछ बेसिक चीज़ें हमने देखे हैं प्राचीन समय की अगर बात करें। अब हमको देखना है वर्तमान समय। वर्तमान मतलब आधुनिक समय में प्रशासन का जो है लोक प्रशासन का कैसे विकास हुआ। आधुनिक समय मतलब अर्वाचीन काल या फिर आधुनिक काल या मॉडर्न एज इसको बोला जाता है। तो प्रशासन का जो अनुभव है प्राचीन काल से चला आ रहा है, पर इसका जो अध्ययन है अभी हाल ही के वर्षों में, यानी कि कुछ ही समय पहले से इसका जो है एक प्रकार से विकास होता हुआ नजर आता है, और जो प्रशासकीय व्यवस्था है उसके अध्ययन की ओर अधिक ध्यान जो है अभी हाल ही के वर्षों में हमको विभिन्न प्रकार से देखने को मिलता है। तो उसके कुछ कारण हैं। कारण क्या है, जैसे सरकार का प्रशासकीय कार्यों पर बहुत अधिक एक प्रकार से प्रशासकीय कार्य जो है बहुत अधिक बढ़ गए, यानी वर्तमान राज्य में जो सरकार है उसका प्रशासकीय जो कार्य है बहुत अधिक बढ़ गया है। इसके कारण क्या हो रहा है, जो प्रशासनिक व्यवस्था एवं कार्य पद्धति का अध्ययन आवश्यक हो गया है। इसके अलावा दूसरा हमको देखने को मिलता है राष्ट्रीय जो है एक प्रकार से लोक प्रशासन, यानी राष्ट्रीय आय है यहाँ पे, है ना, राष्ट्रीय आय का बड़ा अंश यहाँ पे खर्च हो जाता है। किसके कारण, लोक प्रशासन के कारण। तो इसके कारण भी लोक प्रशासन का विकास हमको देखने को मिलता है, और यह आवश्यक हो गया है कि इस धन को उचित रूप से खर्च किया जाए और हर प्रकार की फिजूल खर्ची को रोका जाए। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोक प्रशासन का अध्ययन आवश्यक हो गया है। तो ये भी हमको देखने को मिलता है वर्तमान में। उसके बाद हम देखें तीसरा, तो देख सकते, देखिए जो लोक प्रशासन या प्रशासन विज्ञान है यह आवश्यक है कि अन्य विज्ञानों की भांति इसका अध्ययन भी बहुत जरूरी हो गया है। और जब सरकार का काम इतना बढ़ गया है तो प्रश्न उठता है, सिंपल सी बात है, कि इन कामों को अच्छी तरीके से कैसे किया जाए। तो इसके लिए प्रशासनिक समस्याओं के अध्ययन एवं अनुसंधान की आवश्यकता प्रतीत होती है। तो इसी के कारण हमको आधुनिक युग में लोक प्रशासन की आवश्यकता देखने को मिलती है, और एक क्रिया के रूप में लोक प्रशासन काफ़ी प्राचीन है, और अध्ययन की एक शाखा या विद्या के रूप में उसका जो उदय है वर्तमान काल में संभव है। यानी कि क्रिया के रूप में हम प्राचीन काल उसको बोल सकते हैं, परंतु एक विद्या, एक मतलब एक शाखा के रूप में जो है उसका नॉलेज हम देखें तो वर्तमान में ही संभव हो पाया है। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि एक लंबे समय तक प्रशासन संबंधी जो समस्त चिंतन है, राजनीति है, नीति शास्त्र है एवं विधि शास्त्र है, जैसे जो विद्याओं के साथ जो है घुला मिला रहा है। और इसी कारण जो है रामायण और महाभारत जैसे जो ग्रंथ हमने देखे हैं उसके अंदर हमको राजनीतिक चिंतन के साथ ही प्रशासन संबंधी चिंतन भी पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी हमको देखिए स्मृतियाँ, मनुस्मृति के बारे में आपने सुना हो, हिंदू धर्म के विधि ग्रंथ ये कहे जाते हैं। तो उनमें भी न्यायिक संगठन एवं जो सामान्य प्रशासन का विस्तार से वर्णन किया गया है। दूसरा हमने देखे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, तो इसमें भी हम देख सकते हैं राज्य के सैद्धांतिक आधारों की अपेक्षा प्रशासन की समस्याओं का अधिक विश्लेषण किया गया है। इसमें राजतंत्र, नौकरशाही, भ्रष्टाचार, समन्वय, भू राजस्व, कराधान आदि विषय को सूक्ष्म विश्लेषण करके यहाँ दर्शाया गया है। तीसरी चीज़ हम देखें अबुल फजल, जो कि नवरत्न के रूप में शामिल था किसके, अकबर के। तो अबुल फजल की एक जो है रचना आईन अकबरी,
तो आईने अकबरी जो ग्रंथ है इसमें भी हम देखें अकबर के काल में, तो इसमें भी हमको ये चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, प्रशासन का एक उल्लेखनीय ग्रंथ इसको माना जाता है। एक मैकियावेली था, मैकियावेली की एक रचना है प्रिंस। ठीक है, तो इसमें भी शासन संचालन एवं प्रशासन काल की विस्तृत व्याख्या मिलती है। तो ये भी हमको काफ़ी प्रमाण देखने को मिलते हैं लोक प्रशासन के विकास से संबंधित। और आधुनिक काल में राजनीति शास्त्र के ग्रंथ तथा जो राजनीतिज्ञ है उसके संस्मरणों में समय समय पर प्रशासनिक विषय की विवेचना की गई है, परंतु लोक प्रशासन को अध्ययन का स्वतंत्र विषय नहीं माना गया है। अब बात करें हम 17वीं शताब्दी की। 17वीं शताब्दी तक जो लोक प्रशासन शब्द है उसका प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है, यूरोपीय भाषा में अगर देखें तो लोक प्रशासन शब्द का प्रचलन 17वीं शताब्दी में हुआ है यूरोपीय भाषा में, और जब सम्राटों द्वारा जो है लोक कार्यों में प्रशासन तथा उनकी निजी जो घरेलू व्यवस्था उसके बीच में अंतर किया जाना जरूरी हुआ। और आधुनिक लोक प्रशासन का अध्ययन पहली बार अगर बात करें तो हम देख सकते, देखिए पहली बार जो है प्रसा यानी कि जर्मनी, प्राचीन जो जर्मनी है उसको हम बोल सकते हैं प्रसा, उसमें ही प्रारंभ हुआ। पहली बार लोक प्रशासन जो है या अध्ययन, लोक प्रशासन का अध्ययन जर्मनी या प्रसा में प्रारंभ हुआ, जहां उसे परिवीक्षाधीन यानी जो लोक सेवा के कर्मचारी है उनके लिए परीक्षा के लिए जो है इस विषय को यहाँ पाठ्यक्रम के रूप में स्थान दिया गया है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया की अगर बात करें तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया में 1500 से लेकर 1700 के बीच में जो कैमरेवादी है उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के कैडर स्वरूप और जो कार्य है और अपेक्षित जो व्यवहार है उसके क्षेत्र में अनुसंधान पर जोर दिया। साथ ही हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो 18वीं शताब्दी है, 18वीं शताब्दी के अंत में प्रकाशित एक फेडरलिस्ट के 72वें जो परिच्छेद है उसमें अमेरिका के पहले वित्त मंत्री थे अलेक्जेंडर हैमिल्टन। इन्होंने लोक प्रशासन के अभिप्राय और क्षेत्र की सुस्पष्ट व्याख्या की। साथ ही हम देखें 1812 में फ्रेंच के अंतर्गत लोक प्रशासन का जो सिद्धांत है, मतलब फ्रेंच के एक लेखक थे चार्ल्स जीन बेनिन, इन्होंने एक प्रकार से लोक प्रशासन के सिद्धांत नामक एक विषय पर जो है पहली पुस्तक लिखी। और बेनिन ने ही नेपोलियन के साथ शासन के काल में 1800 के प्रारंभिक काल में हुई जो प्रशासनिक क्रांति उसके बाद के अधिकारियों के लिए प्रशासनिक संहिता का मसौदा तैयार किया। फ्रांस में भी हमको कई रचनाएं देखने को मिलती है। यहाँ पे देखें तो फ्रांस में देखिए जिनमें 1859 में अगर देखें तो 1859 में हमको एक जो है रचना देखने को मिलती है, पुस्तक देखने को मिलती है जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज़। ठीक है, तो इसको फ्रांस की भाषा में अलग ही बोला जाता है, उसका उच्चारण हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम सिंपल याद रख लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी। ठीक है, प्रशासनिक जो अध्ययन है उसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इसका नाम यहाँ देखने को मिलता है 1859 में फ्रांस के अंतर्गत। ठीक है, फिर भी लोक प्रशासन का जनक जो है अमेरिकी विद्वान को माना जाता है जिनका नाम है वुडरो विल्सन। तो वुडरो विल्सन को यहाँ पे लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। किसके अंतर्गत देखें, इस विषय का जो जन्म है 1887 के अंतर्गत माना जाता है और इसका जनक जो है वुडरो विल्सन को माना जाता है। इसके बाद विकास के कुछ चरण देखने को मिलते हैं। तो देखिए सामाजिक जो विज्ञान है उसमें लोक प्रशासन एक प्रकार से नया विषय है। इसमें अभी अगर देखें तो हम जो है 124 वर्ष ही पूरे किया गया है और इस विकास का इतिहास काफ़ी मतलब एक प्रकार से सीधा सीधा ना होकर काफ़ी उतार चढ़ाव भरा है। तो उन उतार चढ़ाव को ही हम एक प्रकार से चरण में डिवाइड कर दिए हैं, तो उनको बोला जाता है विकास के चरण। तो विकास के चरण हमको 5 देखने को मिलते हैं। पहला चरण देखने को मिलता है, देखिए प्रथम चरण हमको 1887 से लेकर 1926 तक मिलता है, जिसे हम सिंपल रूप में बोल सकते हैं राजनीतिक प्रशासन द्वैता भाव। क्या होता है ये सारी चीज़ हम आगे देखेंगे। द्वितीय चरण हमको देखने को मिलता है 1827 से लेकर 1937 तक और इसको बोला जाता है प्रशासन के सिद्धांत। और तीसरा चरण हमको देखने को मिलता है 1938 से लेकर 1946 तक और इसको बोला जाता है प्रशासनिक सिद्धांतों को चुनौती। चौथे चरण में देखिए देखने को मिलता है 1947 से लेकर 1970 और यहाँ अंतः अनुशासनात्मक जो अध्ययन है उस पर जोर दिया गया है। और पाँचवा चरण, हालांकि चौथा चरण जो है काफ़ी संकट का काल माना जाता है, तो क्यों माना जाता है वो हम आगे देखेंगे विस्तार से। पांचवा चरण देखने को मिलता है 1971 से लेकर वर्तमान तक, यानी नवीन लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रबंध परिप्रेक्ष्य, ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। अब नवीन लोक प्रशासन से संबंधित भी आपको टॉपिक देखने को मिलेगा सिलेबस में, तो वो भी हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। तो ये 5 चरण हमको देखने को मिले, पाँचों को हम एक एक करके यहाँ डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद हम बाकी की चीज़ यहाँ देखेंगे। मतलब इन 5 चरण से होकर हमारा जो लोक प्रशासन विषय है वो निकल कर आया है सामने। ठीक है, तो हम यहाँ देखने वाले हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण आपको जैसे मैंने बताया 1887 लेकर 1926 तक देखने को मिला, राजनीतिक प्रशासन द्वैता भाव। तो लोक प्रशासन का जो अध्ययन है एक पृथक विषय के रूप में अगर देखें तो सर्वप्रथम अमेरिका में प्रारंभ हुआ और अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा 1887 में वुडरो विल्सन के द्वारा जो है जो प्रशासन का अध्ययन है, एक मतलब एक प्रकार से एक लेख लिखा गया उनके द्वारा प्रशासन के अध्ययन उस पर लिखा गया। क्या लिखा गया? प्रशासन के अध्ययन पर। और ये मतलब एक लेख लिखा गया और जो पत्रिका है, पत्रिका कौन सी थी जिसमें उसको लिखा गया? पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली।
पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में उन्होंने प्रशासन के अध्ययन का नाम का एक लेख लिखा, किसने, वुड्रो विल्सन के द्वारा 1887 में, जो कि अमेरिका के विद्वान थे। तो यहाँ अमेरिका से ही एक प्रकार से विधिवत रूप से लोक प्रशासन का जो अध्ययन है वो मतलब लोक प्रशासन का विकास यहाँ पे माना जाता है। और अध्ययन के क्षेत्र मतलब जो ये लेख है प्रशासन का अध्ययन, उसको अध्ययन के क्षेत्र की प्रथम युग प्रवर्तक घटना माना जाता है। उन्होंने दर्शाया कि प्रशासन का विज्ञान हमारी जो राजनीति है उसके उस अध्ययन का अंतिम फल है, जो लगभग 2200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। यानी कि जो हमारा प्राचीन काल का भारत था, सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास अगर बात करें हम तो ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता तो बहुत पहले की बात हो गई। और थोड़े बाद की बात करें तो जैसे एक जो ईस्वी है उसके पहले की, ठीक है, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले, तो 2200 वर्ष के पूर्व की अगर बात करें इसका जन्म हुआ था। यह हमारी ही शताब्दी लगभग हमारी अपनी पीढ़ी की उत्पत्ति है। और वुड्रो विल्सन के द्वारा इस निबंध की विषय वस्तु का उद्देश्य प्रशासन को राजनीति से अलग एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित करना था। उनके अनुसार देखें तो जो कानून है, कानून के क्रियान्वयन से प्रशासन घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। और विल्सन ने बताया कि संविधान बनाने के अपेक्षा उसको चलाने का कार्य अधिक कठिन है। मतलब बनाना तो कोई बना देगा, परंतु उसको एग्जीक्यूट करना मतलब बहुत टेढ़ी बात हो गई, ठीक है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया था। पहले सरकारी जो कार्य है उनके अध्ययन में अगर देखें तो वैज्ञानिक व्यवस्था और कानून के अनुशीलन पर बल दिया जाता था, किंतु आर्थिक सामाजिक जीवन में जटिलताएं बढ़ने तथा राज्य के कार्य में वृद्धि होने से अब यह आवश्यक हो गया है कि प्रशासन ऐसे जो विज्ञान है उसका निर्माण किया जाए जो शासन के पद को प्रशस्त करे और साथ ही इसके संगठन को सुदृढ़ करे, विशुद्ध बनाए। प्रोफेसर जो वुड्रो विल्सन है उनको एक प्रकार से एक विद्या के रूप में लोक प्रशासन का जनक माना जाता है और ये बिल्कुल सही भी माना जाता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिए वुड्रो विल्सन को। इसके अलावा दूसरा चरण हम देखेंगे, उसके पहले कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक प्रशासनिक कानून के प्राध्यापक है, गुडनाव करके नाम उनका, तो उन्होंने राजनीतिक और प्रशासन नामक एक जो उनकी रचना है 20वीं शताब्दी में प्रारंभिक वर्षों में एक नए विवाद का सूत्रपात किया था। तो उन्होंने एक ओर नीतियों तथा राज्य की इच्छा के प्रकटीकरण को राजनीतिक आधार माना और दूसरी ओर राज्य की उन नीतियों को क्रियान्वित करने के कार्य को लोक प्रशासन से संबद्ध माना। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। और लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से पृथक अध्ययन के रूप में प्रतिष्ठित करने में जो एल.डी. वाइट महोदय है, हमने देखे थे एल.डी. वाइट, जिनके संबंध में हमने जो है परिभाषा भी देखे तो लोक प्रशासन के संबंध में। तो इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926, इसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है और ये ग्रंथ में काफ़ी मतलब स्पष्ट किया उन्होंने। अब बात करते हैं हम दूसरे चरण की। तो दूसरा चरण आपको पता है 1827, देखिए दूसरा चरण जो है 1927 है, ये है ना, ये आप सुधार लीजिए, 1927 से लेकर 1937 तक, 1800 ये था है ना, यहाँ 1927 से लेकर 1937 तक देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत प्रशासन के सिद्धांत देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहले भी सुधार लीजिए, यहाँ भी शायद ऐसा गलत हुआ होगा, ठीक है, ये वाला आप सुधार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1927 से लेकर 1937 तक का जो चरण है वो माना जाता है प्रशासन के सिद्धांत अर्थात द्वितीय चरण माना जाता है। और इसके अंतर्गत देखें तो लोक प्रशासन विषय जो है उसके विकास के इस दौर में राजनीति प्रशासन जो है द्विविभाजन के विचार के पुनर्निरीक्षण तथा जो मूल्य मुक्त है प्रबंध विज्ञान की उद्भावना की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इस युग की प्रमुख मान्यता यह रही है कि प्रशासन के कुछ सिद्धांत होते हैं जिनको पता लगाना और उनका समर्थन करना विद्वानों का काम है। और इसी मान्यता नई मान्यता को लेकर जो क्या उन थे W.F. बिलोवी, जिन्होंने लोक प्रशासन की परिभाषा दी थी, तो बिलोवी की जो पहली पुस्तक है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927 में इनके द्वारा प्रकाशित की गई और बिलोवी की पुस्तक का शीर्षक ध्यान देने योग्य माना गया। और ये इस बात में पूर्ण विश्वास रखते थे कि लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत है और इनको क्रियान्वित करने से लोक प्रशासन में सुधार हो सकता है, ऐसा इनका मानना था। इसके अलावा हम देखें तो इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने वाली भी रचनाएं हैं बहुत सारी, तो उनके रचनाओं को हम देख लेते हैं। जैसे हम देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, पेपर्स ऑन द साइंस एडमिनिस्ट्रेशन और क्रिएटिव एक्सपीरियंस। तो ये सभी जो रचनाएं हैं वो हमको यहाँ स्पष्ट रूप से जो लोक प्रशासन उसके विकास की यहाँ पे जो है व्याख्या करती है। इसके अलावा भी हमको एक चीज़ और देखने को मिलती है पोस्ट कॉर्प। तो पोस्ट कॉर्प एक प्रकार से जो था दृष्टिकोण था, एक क्षेत्र था किसका, मतलब हमने देखे थे ना व्यापक दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण, पोस्ट कॉर्प और लोक कल्याणकारी। तो पोस्ट कॉर्प एक प्रकार का लोक प्रशासन का दृष्टिकोण है जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद आप स्टाफिंग देख सकते हैं, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्ट और बजट, इन सभी को मिलाकर यहाँ 7 शब्दों से मिलकर बना है पोस्ट कॉर्प।
और जहाँ भी लोक प्रशासन, आज की वर्तमान की बात करें, जहाँ भी लोक प्रशासन यूज होता है तो ये फॉर्मूला, ये सिद्धांत, ये किसने दिया था? ये दिया था जो गुलेर था, मतलब जो एक प्रकार से एक विद्वान थे, उन्होंने दिया था। ठीक है, तो उनके द्वारा ये दिया गया था, लूथर गुलिक के द्वारा। तो ये आप नाम याद रख सकते हैं पोस्टकॉप सिद्धांत का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, द्वितीय चरण में देखने को मिलता है। और इस दूसरे चरण की बात करें तो इस दौर में वैज्ञानिक प्रबंध के नए संप्रदाय के समर्थक लोक प्रशासन के अध्ययन में विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देते थे। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा चरण। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। तो तीसरे चरण में हमको क्या देखने को मिलता है? तीसरे चरण में आप देखिए 1938 से लेकर 1946 तक के जो भी मतलब समय सीमा है, उसके अंतर्गत हमको क्या देखने को मिलता है? लोक प्रशासन का तीसरा चरण देखने को मिलता है, विकास का, 1938 से लेकर 1946, और इसको बोला जाता है प्रशासनिक सिद्धांतों को चुनौती। तो देखिए लोक प्रशासन के विकास के तीसरे दौर का जो प्रारंभ है, हम देखें तो दूसरे चरण में जो भी प्रतिपादित किया गया था, जो भी आंतरिक दृष्टिकोण थे, उसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया हुई थी। ठीक है, तो उसके फलस्वरूप जो है इस चरण की जो है उत्पत्ति हुई, और प्रशासन के जो कुछ सिद्धांत है उसको चुनौती दी गई, और इन्हें एक प्रकार से कहावतें कहा जाना लगा। मतलब जो पहले के जो सिद्धांत थे, इस सिद्धांत को प्रतिपादित यानी तीसरे चरण में उनको कहावतें कहा जाने लगा। उसी समय अगर देखें तो सामाजिक जो शक्तियाँ थी एवं जो आवश्यकताएं थी, उसमें निरंतर दबाव के कारण उद्योगों में वैज्ञानिक प्रबंध को व्यापक और मानवीय बनाने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। साथ ही इसी संबंध में अगर देखें तो संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो योगदान है वो किसका है? प्रसिद्ध हाथोन प्रयोगों का रहा है, और कार्यदलों पर केंद्रित इन प्रयोगों ने कामगारों, जो भी कर्मचारी रहते हैं, उनके उत्पादन पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक उपकरणों के शक्तिशाली प्रभाव का स्पष्ट प्रदर्शन करके वैज्ञानिक प्रबंध जो है उसकी संप्रदाय की जड़ें हिला दी। और संगठनात्मक विश्लेषण के इस दृष्टिकोण ने लोगों का ध्यान औपचारिक संगठन में अनौपचारिक जो संगठन है उसका प्रभाव, नेतृत्व संगठन के परिवेश, उसके अलावा देखें गुटों के बीच पारस्परिक जो संबंध है या संघर्ष है और जो सहयोग है उसकी ओर खींचा। इसने संगठनात्मक चिंतन की एक प्रकार से जो मशीनी धारणा थी, संगठनात्मक चिंतन की एक मशीनी धारणा है, उसकी सीमाएं इंगित की, उसकी ओर चिन्हित किया, और उसको करके जो है संगठनों में मानवीय संबंधों के अत्यंत महत्वपूर्ण रूप को दर्शाया। साथ ही हम देखें तो चेस्टर बर्नार्ड है, एक विद्वान है, चेस्टर बर्नार्ड। ठीक है, तो इन्होंने एक प्रकार से अगर देखें तो इन्होंने 1938 में एक जो इनकी पुस्तक है या फिर एक विश्लेषण है उनके द्वारा किया गया, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, 1938 में चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा ही किया गया। 1938 में संगठनात्मक विश्लेषण हेतु मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहार पर आश्रित उपकरणों पर यह बल दिया। 1946 में प्रकाशित अपने एक निबंध में हार्वर्ड साइमन ने प्रशासन के सिद्धांतों की हंसी उड़ाते हुए कई कहावतों की संज्ञा दी। तो ये तीसरा चरण हमको देखने मिलता। हालांकि जो हार्वर्ड साइमन थे उनके बारे में हम यहाँ पे देखिए विस्तार से देखने वाले चौथे चरण में। तो चौथा चरण हम देखें 1947 से लेकर 1970 तक देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर जोर दिया जाता है, जिसको हम चौथा चरण बोलते हैं। इसमें हमको दो व्यक्ति देखने को मिलते हैं। तो पहले तो देखने को मिलते हैं हार्वर्ड साइमन और दूसरे देखने को मिलते हैं रॉबर्ट डेल। तो पहले व्यक्ति के रूप में अगर देखें हम तो देखिए लोक प्रशासन के विकास के चतुर्थ चरण की दृष्टि से ये जो है हार्वर्ड साइमन की बात करते हैं। तो हार्वर्ड साइमन की जो रचना है जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर, 1947 में जो है इनके द्वारा एक प्रकार से लिखाई गई थी या फिर प्रकाशित की गई थी। तो लोक प्रशासन के विकास की यात्रा में मील का पत्थर ये साबित हुई है। और साइमन के दृष्टिकोण ने लोक प्रशासन को मनोविज्ञान, एक प्रकार से समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान से जोड़कर इसके अध्ययन क्षेत्र का विस्तार किया। मतलब सभी को यहाँ पे लोक प्रशासन में जोड़ दिया इन्होंने। इसके अलावा उसने जो है श्रेणीगत प्रशासन सिद्धांत तथा राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन दोनों को प्रशासनिक चिंतन और व्यवहार में अस्वीकार किया। साथ ही दो परस्पर धारणाएं भी यहाँ विधि धारणाओं का प्रतिपादन किया। पहली तो थी प्रशासन का विशुद्ध जो विज्ञान है, या फिर हम बोल सकते हैं एक धारणा जो थी प्रशासन का एक विशुद्ध विज्ञान विकसित करने में लग गई, जिसके लिए सामाजिक मनोविज्ञान का ठोस धरातल अपेक्षित था। और दूसरी जो धारणा इनके द्वारा दी गई प्रशासन में मानवीय पहलू तथा लोक नीति के आदेशीकरण से संबद्ध रही। इसके अलावा इसके लिए जो है राजनीति विज्ञान, साथ में अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान का व्यापक ज्ञान अपेक्षित समझा गया। दूसरे जो विद्वान थे रॉबर्ट डेहल के द्वारा क्या बोला गया, इनके द्वारा जो है इन्होंने अपने एक निबंध में यह सिद्ध किया कि जो लोक प्रशासन है वो एक विज्ञान नहीं है। ठीक है, और जिसके अंतर्गत 3 बाधाएं इन्होंने बताई है। मतलब प्रशासन के विकास में 3 बाधाएं यहाँ देखी गई। पहली देखी गई इनके द्वारा, पहली बाधा, विज्ञान मूल्य मुक्त होता है, जबकि हर हालत में मूल्य जो है प्रशासन को प्रभावित करते हैं। तो ये एक प्रकार की बाधा। दूसरी बाधा इनके द्वारा बताई गई कि प्रशासन अध्ययन के जो है
प्रशासन के अध्ययन में मानव व्यवहार का अध्ययन करना जरूरी है और मानव व्यवहार सभी संभव विभिन्नताओं और जो अनिश्चितताएं होती है उससे भरा होता है। तीसरा उन्होंने बाधा बताई, इसमें सीमित राष्ट्रीय और ऐतिहासिक संदर्भों से लिए गए मात्र कुछ उदाहरण के आधार पर ही सार्वभौमिक सिद्धांतों के गढ़ने की प्रवृत्ति होती है। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ दोनों के बारे में देखने को मिलती है, दोनों एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं यहाँ पे। लोक प्रशासन के विकास का यह चरण जो है उसकी विकास यात्रा में काफ़ी संकट का काल माना जाता है, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका था, संकट का काल रहा और सिद्धांतवादी विचारधारा को हर्बर्ट साइमन ने चुनौती दी। उसके विज्ञान होने के दावे को चुनौती देते हुए रॉबर्ट डेहल ने यह सिद्ध किया कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। लोक प्रशासन का क्या स्वरूप है, यही अब संदेह का विषय बना हुआ है और स्वरूप इसे जो है स्वरूप की संकटावस्था यानी संकट की अवस्था या फिर पहचान का संकट कहा जाने लगा। कुछ विद्वानों ने उसे जो है राजनीति विज्ञान की ओर ढकेलने लगे तथा जो है एक प्रकार से कुछ सौतेला व्यवहार का भी अनुभव करने लगे। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ देखने को मिलती है चौथे चरण में। तो चौथा चरण आपको काफ़ी संकट का काल देखने को मिलता है। अब बात करते हैं नवीन जो है मतलब 71 से लेकर वर्तमान तक, यानी पंचम चरण या पाँचवा चरण 1971 से वर्तमान तक, जिसे बोला जाता है नवीन लोक प्रशासन एवं नवीन लोक प्रबंध परिप्रेक्ष्य। तो यहाँ देखिए लोक प्रशासन के विकास के इस चरण में काफ़ी प्रवृत्ति हमको देखने को मिलती है। जैसे पहले देखें तो अनवरत अंतःक्रिया की प्रक्रिया देखने को मिलती है, यानी कि प्रशासन के मुख्य रूप से किसी संगठन के भीतर जो लोग होते हैं या अंदर जो लोग होते हैं उसमें बाहर के जो लोग हैं उसके बीच में निश्चित अवधि के भीतर होने वाली जो अनवरत अंतःक्रिया है और प्रक्रिया, उसके रूप में इसको देखा जाने लगा। दूसरा यहाँ देखने को मिलता है अध्ययनों को एक ही संगठित विज्ञान में बदलने की प्रवृत्ति देखने को मिलने लगी, यानी कि जो लोक प्रशासन है तथा निजी व्यवसाय है उसके प्रशासन से अलग अलग अध्ययनों को एक ही संगठित विज्ञान में बदल देने की प्रवृत्ति उभरी, जिसके सिद्धांत और जो धारणाएं थी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। इसके अलावा हम देखें तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया गया, यानी जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिवेश थे और पर्यावरण में प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बीच में तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया गया। साथ में हम देख सकते हैं कंप्यूटर युग का आरंभ हो जाता है। तो कंप्यूटर युग के आरंभ के साथ ही कंप्यूटरों तथा दूसरे जो यंत्र हैं उसकी सहायता से मानव मस्तिष्क की निर्णय करने वाली तथा समस्याओं को सुलझाने करने वाली प्रक्रिया को समझने का प्रयास होने लगा। साथ में अंतः अनुशासनात्मक जो अध्ययन है उस पर भी जोर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देख सकते हैं राजनीति एवं प्रशासन की जो एक दूसरे में व्याप्ति देखें तो ये भी हमको देखने को मिलती है अनेक स्तरों में। और लोक प्रशासन के विकास के इस चरण में जो योगदान देने वाले विद्वान हैं उसकी अगर बात करें तो वाल्डो है, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स है, जिनका नाम हमने पहले ही देखे थे। तो इन्होंने काफ़ी यहाँ पे जोर दिया है इसके विकास में। और लोक प्रशासन जो है लोक प्रशासन के विकास के वर्तमान दौर में अगर देखें तो समाज जो विज्ञान है उसमें लोक नीति के विश्लेषण की चिंता से ग्रस्त है वो, और अब लोक प्रशासन के अध्ययन में राजनीति तथा जो नीति निर्धारक प्रक्रिया है तथा विशेष जो लोक कार्यक्रम है उसके अध्ययन पर ध्यान दिया जाने लगा। साथ ही हम बात करें 1968 की, तो 1968 के बाद लोक प्रशासन के अध्ययन को नवीन लोक प्रशासन का विकास के रूप में यहाँ परिभाषित किया जाता है। नवीन लोक प्रशासन की दृष्टि से बहुत सारी घटनाएं हमको देखने को मिलती है। जैसे यूएसए की बात करें तो यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, उसमें लोक सेवा के लिए उच्चतर जो शिक्षा है उस पर हनी प्रतिवेदन में जो 1967 में लाया गया। उसके अलावा अमेरिका में ही आयोजित किए गए लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार पर फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967। उसके अलावा हम देखें तो फ्रैंक मेरिनी द्वारा संपादित कुछ ग्रंथ हमको देखने को मिलते हैं 1971 में, बॉल्डो द्वारा संपादित कुछ ग्रंथ देखने को मिलते हैं 1977 में। तो ये सारी घटनाएं हमको नवीन लोक प्रशासन की घटनाओं के रूप में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देख लिए। अब बात करते हैं अमेरिका में लोक प्रशासन का अध्ययन। तो अमेरिका में लोक प्रशासन का अध्ययन अगर बात करें हम तो यहाँ देखिए हमको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है अमेरिका के अंतर्गत। तो अमेरिका में लोक प्रशासन के अध्ययन का जो विकास है अपेक्षाकृत अन्य देशों से अधिक हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है 1887 में जो वुड्रो विल्सन थे अमेरिका के, उनको ही लोक प्रशासन का जनक माना जाता है और विधिवत रूप से अमेरिका में ही लोक प्रशासन यहाँ पे विकास हुआ है ऐसा माना जाता है। वहाँ के अनेक विश्वविद्यालय में इसकी पढ़ाई होती है तथा विद्यार्थियों को एमए तथा जो पीएचडी की उपाधि है वो तक दी जाती है इसके अंतर्गत, जहाँ विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन, औद्योगिक प्रशासन तथा उनसे संबंधित समस्याओं पर अनुसंधान करवाया जाता है। और वहाँ प्रशासन एक विज्ञान के रूप में विकसित किया गया है। जिस प्रकार लोग कानून, डॉक्टर और इंजीनियर आदि की शिक्षा के लिए संबंधित कॉलेजों में प्रवेश लेते हैं, उसी प्रकार प्रशासन के अध्ययन के लिए जो लोग हैं प्रबंध विद्यालयों उसमें प्रवेश लेते हैं। कहाँ पर? अमेरिका में। अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय से संबंधित इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तथा मैक्सवेल स्कूल ऑफ सिटीजन एंड जो पब्लिक अफेयर्स है उसमें भी हमको ये चीज़ें स्नातक के रूप में देखने को मिलती है लोक प्रशासन की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने अमेरिका के बारे में देखे। इंग्लैंड की अगर बात करें तो इंग्लैंड में भी ये चीज़ें काफ़ी विकसित देखने को मिलती हैं। यानी इंग्लैंड में लोक प्रशासन के अध्ययन का विकास जो है अमेरिका की अपेक्षा कम है।
ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा अमेरिका में है, इसमें हमको कम देखने को मिलेगा। इंग्लैंड के विश्वविद्यालय में साधारणतः यह राजनीति शास्त्र या सामाजिक जो शास्त्र है उसके साथ ही पढ़ाया जाता है। मैनचेस्टर जो कि इंग्लैंड के अंतर्गत है, उसमें विश्वविद्यालय में अगर देखें तो प्रशासन में बीए तथा एमए की उपाधियाँ प्रदान की गई है। साथ में इंग्लैंड में अगर देखें तो लोक प्रशासन के अध्ययन की जो सबसे अधिक सुविधा है वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में है। ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है। और अभी कुछ ही वर्षों पहले मंत्री कक्ष के सदस्यों के आग्रह पर लोकल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन बोर्ड ने सरकारी प्रशासन में एक डिप्लोमा कोर्स का भी आयोजन किया गया है इंग्लैंड के अंतर्गत। अब बात करते हैं हमारे प्यारे भारत की। तो भारत में क्या स्थिति है लोक प्रशासन की? तो शैक्षणिक विषय के रूप में जो भारत है, भारत में लोक प्रशासन अगर देखें तो 1947 जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, यानी स्वाधीनता प्राप्त हुआ, उसके बाद से शुरू होती है। औपनिवेशिक शासन में इस विषय का अध्ययन संभव ही नहीं था क्योंकि हम ब्रिटिश उपनिवेशी थे। ठीक है, ब्रिटिश शासकों ने कभी भी इसके अध्ययन या अनुसंधान को व्यवहारिक नहीं बनाना चाहा, ना ही लोगों को इस विषय में जानकारी देना आवश्यक समझा, क्योंकि इससे उनका ही घाटा होता अगर वो इस प्रकार की जानकारी भारत वालों को देते। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लोक प्रशासन के विकास का अध्ययन आकर्षक है। इसके अलावा जो भारत है पहला जो है तीसरी दुनिया का नव स्वतंत्र देश है जिसने प्रशासन के जरिए आर्थिक विकास करते हुए प्रशासनिक ढांचे का निर्माण करा। तो भारत आपको पता है तीसरी दुनिया का देश माना जाता है और तीसरी दुनिया में ये पहला देश ऐसा है जिसने प्रशासन के जो प्रशासनिक अध्ययन या प्रशासन के विकास के वो है उसके बल पर एक प्रकार से अपना विकास यहाँ पर किया है, आर्थिक विकास किया है, तो इस पर बल दिया है। इसके अलावा देखें तो हमको स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व जो भारत है, भारत में लोक प्रशासन के अध्ययन की सुविधाएं बहुत ही कम देखने को मिलती है, काफ़ी एक प्रकार से कम ही देखने को मिलती है। केवल 2 ही 3 विश्वविद्यालय में ही लोक प्रशासन जो है स्थानीय प्रशासन में डिप्लोमा की पढ़ाई होती थी। लोक प्रशासन का अध्यापन जो है राजनीति विज्ञान, इतिहास अथवा जो अर्थशास्त्र उसके पाठ्यक्रमों के साथ सम्मिलित करके किया जाता था। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में हमको जो है एक प्रकार से देखें तो हमको उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो है लखनऊ, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय था जिसने अगर देखें तो भारत के अंतर्गत ही पहला विश्वविद्यालय जिसने लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में सर्वप्रथम पढ़ाना आरंभ किया। इस विश्वविद्यालय ने इस विषय को जो है 20वीं शताब्दी की तीसरी दो दशक है उसमें अगर देखें तो हमको राजनीति शास्त्र के अंतर्गत स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर एक प्रश्न पत्र के रूप में इसको आरंभ किया। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। ठीक है, और लोक प्रशासन को देश के अन्य अनेक जो विश्वविद्यालय उसमें सर्वप्रथम राजनीति विभाग के अंतर्गत एक डिप्लोमा कोर्स के रूप में शुरू किया। मद्रास विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो इसमें पहले उल्लेखनीय है कि जिसमें 1937 में राजनीति शास्त्र विभाग में लोक प्रशासन का डिप्लोमा कोर्स आरंभ किया। तो इस प्रकार से जो है धीरे धीरे हमारे भारत में भी एक प्रकार से बहुत सारी चीज़ हमको विकास के रूप में दिखती है। जैसे नागपुर की बात करें, नागपुर विश्वविद्यालय ने सबसे पहले 1949 में नागपुर विश्वविद्यालय ने सबसे पहले 1949 में एक अलग से स्वायत्त लोक प्रशासन एवं स्थानीय स्वशासन नामक विभाग की स्थापना की थी। डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा भारत में पहले व्यक्ति थे जो लोक प्रशासन के प्रथम प्रोफेसर बने। ये भी आपको बेसिक चीज़ें इससे संबंधित है, भारत में लोक प्रशासन संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे तो बहुत ही आपको फायदा होगा। इसके अलावा हम देखें तो जो लखनऊ विश्वविद्यालय के जो BK मेनन थे उनके नेतृत्व में हम अगर देखें तो 1959 में लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स शुरू होता है। फिर अगर बात करें तो उस्मानिया तथा पंजाब विश्वविद्यालय ने भी शीघ्र ही 1961 में पृथक रूप से लोक प्रशासन विभाग की स्थापना की। साथ ही राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो है मध्य प्रदेश का जो हमारा पड़ोसी राज्य है, राजस्थान विश्वविद्यालय ने 1963 में लोक प्रशासन में स्वतंत्र रूप से जो है MA की डिग्री का कोर्स शुरू किया। 1968 की बात करें तो 1968 में सागर विश्वविद्यालय, तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सागर विश्वविद्यालय मतलब मध्य प्रदेश का, ठीक है, सागर विश्वविद्यालय ने MPA के नाम से जो है एक डिग्री नवीन पाठ्यक्रम आरंभ किया। 1969 में हमको देखने को मिलता है गुजरात के अंतर्गत सूरत में लोक प्रशासन नामक विभाग की स्थापना की जाती है जहां स्नातक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों स्तर पर लोक प्रशासन विषय पढ़ाया जाने लगा। तो आज वर्तमान में देखें तो संपूर्ण भारत में हमको 30 से लेकर 35 विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन में पोस्ट ग्रेजुएशन शिक्षा प्रदान की जाती है और कुछ विश्वविद्यालय में MPhil पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए जा चुके हैं। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए लोक प्रशासन संबंधित हमने भारत के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें देखे हैं और अन्य जो देश हैं उनके अंतर्गत भी हमने चीज़ें देखे हैं। तो देखिए लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम की समस्या भी होती है, तो उसकी समस्या क्या है वो हम यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए 1887 में जब लोक प्रशासन विकसित किया गया था अमेरिका में, तो उससे लेकर अब तक अगर बात करें तो काफ़ी लंबा समय या लंबा सफ़र यहाँ तय कर चुका है,
ठीक है। ये जो लोक प्रशासन है वो एक स्वायत्त विषय के रूप में इसने अपनी पहचान स्थापित कर ली है। लोक प्रशासन से संबंधित साहित्य, चिंतन एवं सिद्धांतों में निरंतर वृद्धि हो रही है। लोक प्रशासन के विद्वानों ने जो है दूसरे शास्त्रों से बहुत कुछ ग्रहण किया है और जिससे क्या हो रहा है, यह वास्तविक अर्थों में अंतः विषय हो गया है और लगभग 124 वर्ष पुराना ये हम बोल सकते हैं। 124 वर्ष पुराना होने पर भी लोक प्रशासन के साहित्य में निरंतर वृद्धि हो रही है। उसके विकास में अमेरिकी विद्वानों की अग्रणी भूमिका रही है, जैसे वुड्रो विल्सन की बात करें तो। इसके अलावा अब जो है लोक प्रशासन एक पृथक एवं स्वायत्त विषय के रूप में एक प्रकार से विकसित होता हुआ दिखता है। उसे एक अनुशासन के रूप में अधिकांश समाज वैज्ञानिक एवं जो विद्वान है उसके द्वारा स्वीकार किया जाता है। अतः यह समस्या उत्पन्न होती है कि उसके अध्ययन का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। ब्रिटिश विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो ब्रिटिश विश्वविद्यालय या ब्रिटिश पाठ्यक्रम में हमको देखिए यहाँ पे जो प्रशासन है उसके अंतर्गत हम देख सकते हैं, देखिए दोनों में हमको यहाँ देखने को मिलती है। तो ब्रिटिश के अंतर्गत प्रशासन, संवैधानिक इतिहास, आर्थिक व औद्योगिक विकास, राजनीतिक, सांख्यिकी, लोकवित्त, ये विषय इसमें सम्मिलित किए गए। परंतु वहीं अगर बात करें अमेरिकी पाठ्यक्रम में तो यहाँ संगठन, इसके अलावा प्रबंध, कार्मिक प्रशासन, वित्तीय प्रशासन, लेखा परीक्षण, सांख्यिकी, लेखा विधि, तो दोनों में हमको ये जो है पाठ्यक्रम देखने को मिलते हैं अलग अलग। तो दोनों ही पाठ्यक्रम में अंतर देखने को मिलता है। ब्रिटिश पाठ्यक्रम में विषय वस्तु की व्यापकता पर जोर दिया गया है, जबकि अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में जो है अमेरिकी पाठ्यक्रम में लोक प्रशासन को एक तकनीकी विषय बना दिया गया है। अमेरिकी पाठ्यक्रम की आलोचना करते हुए ब्रिटिश विद्वान कहते हैं कि यह तो संभव है कि पोस्ट कोप, जो हमारा सिद्धांत हमने पढ़े थे, ठीक है, लूथर गुलिक जो थे उन्होंने दिया था पोस्ट कॉप सिद्धांत, तथा प्रशासन के उपकरणों को अध्ययन के विषय मानकर लोक प्रशासन का एक पाठ्यक्रम तैयार कर लिया जाए। परंतु इस प्रकार के पाठ्यक्रम को उपयोगी नहीं माना जा सकता। ऐसा पाठ्यक्रम जड़ तथा जो यंत्र है वो बन जाएगा, एक प्रकार से जड़ बन जाएगा, यंत्र बन जाएगा, मतलब आगे विकसित नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से अगर देखें तो जो प्रशासन है, प्रशासन का अध्ययन जो है इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि के संदर्भ में किया जाना चाहिए ताकि वे एक दूसरे को समृद्ध और सशक्त बना सके। और आज अमेरिका भी अगर देखें, अमेरिका में भी लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम विशिष्ट होने के बजाय समन्वित और मिश्रित होने लगे हैं। अनेक विश्वविद्यालय में जो है लोक प्रशासन का अध्यापन राजनीति विज्ञान के व्यापक संदर्भ में कराया जाता है। ठीक है, यूपीएससी में भी आपको एक लोक प्रशासन विकल्प या ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में देखने को मिलता है। तो अगर संक्षेप में अगर बात करें हम, तो लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम को केवल उस तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। पाठ्यक्रमों को अधिक संवेदनशील होना चाहिए तथा उनमें अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उसकी उपयोगी सामग्री का समावेश होना चाहिए। तो समग्र रूप से यहाँ पे जो है लोक प्रशासन को यहाँ विकसित करने पे ध्यान देना चाहिए, तभी यहाँ पे अच्छा माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है लोक प्रशासन के विकास से संबंधित। तो चलिए यहाँ पे हमने जो क्या क्या चीज़ें देख ली है, एक बार हम फिर से नज़र घुमा लेते हैं, मतलब रिव्यू मार लेते हैं यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें पढ़े हैं। तो लोक प्रशासन एक विषय के रूप में जो उसका विकास है उसके बारे में हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो किस किस प्रकार से जो प्राचीन काल में उसका विकास होता है, किस प्रकार से उसका आधुनिक काल में विकास होता है, और किस मतलब कौन कौन से जो ग्रंथ थे जहाँ पे उनका वर्णन किया गया प्राचीन समय में। फिर हम देखें प्राचीन समय से लेकर वर्तमान तक जो है उसको कैसे बांटा गया है और उसके विकास के कितने चरण हैं। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि नवीन लोक प्रशासन मतलब एक प्रकार नवीन लोक प्रशासन ने एक अध्ययन के रूप में लोक प्रशासन का विकास है या लोक प्रशासन के विकास के चरणों की व्याख्या कीजिए। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रो देना है और बॉडी के अंतर्गत ये पांचों चरणों को डिस्क्राइब करना है अपने अनुसार और निष्कर्ष लिखना है। इसके अलावा प्राचीन काल में लोक प्रशासन की जो एक प्रकार से विकास है उसकी अगर बात करें तो 5 नंबर में पूछा जाने का संभावना है। लोक प्रशासन जो है आधुनिक काल में भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद अगर देखें तो विकास के चरण में किसी भी चरण को यहाँ पूछा जा सकता है अलग अलग 5 नंबर में, या फिर टोटल इकट्ठा पूछा जाएगा तो 200 शब्दों में यानी 11 नंबर में ये पूछा जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं अलग अलग अपने अनुसार पैटर्न बनाकर आप पढ़ सकते हो। लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम में क्या समस्या है वो भी हमको देखने को मिलती है। तो उसके बाद देखा जाएगा अमेरिका में लोक प्रशासन का अध्ययन, इससे संबंधित पूछा जा सकता है। इंग्लैंड में, खास करके भारत की बात करें तो भारत में लोक प्रशासन का अध्ययन है 5 नंबर में पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा क्या क्या समस्याएं होगी तो ये भी हमको यहाँ पे याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट देखने वाले हैं हम नवीन लोक प्रशासन। नवीन लोक प्रशासन यानी कि हम बात करें जो 1900 मतलब एक प्रकार से 60-70 के आसपास से अगर देखें तो हमको जो लोक प्रशासन है वो नवीन लोक प्रशासन में जानने को मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कौन सा टॉपिक है, देखिए यहाँ पे नवीन लोक प्रशासन और लोक प्रशासन के सिद्धांत, ये दोनों चीज़ हम एक साथ पढ़ लेंगे अगर समय रहा तो, यानी कि 1 घंटे के आसपास रहा तो, नहीं तो हम अलग अलग भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी अवधारणाएं चलेगी, संगठन के सिद्धांत, और ये इस प्रकार से हमारी टॉपिक है यूनिट है एंड हो जाएगी। ठीक है,
तो आपको लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक कर सकते हैं और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। सुझाव है तो वो भी लिख सकते हैं। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपके लिए फ़ायदे की बात है, टेलीग्राम चैनल और जो चर्चा परिचर्चा वाला जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। तीसरा, उत्तर लेखन आपको करना है, प्रैक्टिस करना है, तो हमारे द्वारा डेली उत्तर लेखन प्रैक्टिस कराई जाती है। आप इसमें ज्वाइन होकर अपने प्रयास को और अच्छा मजबूत बनाइए, ठीक है, ताकि आप जो है एक अधिकारी के रूप में जल्दी दिख सकें। तो आपको शेयर ज़रूर करना है, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।